एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट केस के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 ये बताता है कि हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 11 ये बताता है कि हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब आप सेक्शन 10 और सेक्शन 11 समझते हैं तो आपको पता चलता है कि 3 लोग, वो जो अनसाउंड माइंड के हैं, वो जो माइनर है और वो लोग जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ये 3 लोग कंपीटेंट नहीं होते हैं। ये 3 लोग अनसाउंड माइंड, माइनर और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इस कंसेप्ट के साथ ये केस देखते हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त एक मनी लेंडर होते हैं। दूसरे हैं केदारनाथ, जो ब्रह्मोदत्त के एजेंट होते हैं, जो उनके बिहाफ में पैसे लेन देन का काम करते हैं। इसके बाद है धर्मोदास घोष, जिसको मैंने यहाँ डीजी करके लिखा है। धर्मोदास घोष एक माइनर होता है। जनरली माइनर का मतलब होता है वो इंसान जो 18 साल से कम हो, पर अगर किसी इंसान का गार्जियन अपॉइंटेड हो तो उसकी एज बढ़ के हो जाती है 21 साल। तो अगर किसी इंसान का गार्जियन है तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होगी 21 साल के बाद, और जनरली एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 18 साल। तो धर्मोदास घोष होता है एक माइनर, 18 साल से कम का होता है। धर्मोदास क्या करता है कि 20,000 रुपए के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को मॉर्टगेज कर देता है, किसे? ब्रह्मोदत्त को। तो केदारनाथ धर्मोदास घोष को 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट 10,500 दे देता है। इसके बाद जब धर्मोदास की मदर को ये सारे अरेंजमेंट्स के बारे में पता चलता है तो वो केदारनाथ को एक लेटर लिखती है और ये कहती है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था तब धर्मोदास अंडर एज था, एक माइनर था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। अब ब्रह्मोदत्त का ये कहना था कि जो पैसे धर्मोदास ने हमसे ऑब्टेन किए हैं, जो बेनिफिट उसने ऑब्टेन किया है, वो हमें वो वापस कर दे, इसलिए ये केस फाइल किया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस में जब मैंने ये केस पढ़ा था तो मुझे लगता था मोहरी बीबी वो माइनर है और धर्मोदास मनी लेंडर है, पर ऐसा नहीं है। असल में क्या हुआ कि लोअर कोर्ट्स और कलकत्ता हाई कोर्ट में इस केस में ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं है और धर्मोदास को, ब्रह्मोदत्त को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तब ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी थी, तो ये केस फाइल किया मोहरी बीबी ने, जो ब्रह्मोदत्त की वाइफ थी। इसलिए केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो अपना पार्ट ऑफ द मनी, जो बेनिफिट इन्होंने धर्मोदास घोष को दिया था, उसे वापस मांगने के लिए उन्होंने पहले रिलाई किया सेक्शन 64 और 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल हो जाता है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो दोनों पार्टीज ने जो भी बेनिफिट रिसीव किए हैं उन्हें वो रिस्टोर करने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को कैंसिल आउट किया और ये कहा कि इस केस में सेक्शन 64 और 65 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 64 और 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिस क्या है कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उन्होंने बेनिफिट्स रिसीव किए हैं, पर क्योंकि इसमें एक पार्टी माइनर है तो दे कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सेक्शन 64 और 65 एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। इसके बाद मोहरी बीबी रिलाइड ऑन सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकता है और एक पार्टी जिसने बेनिफिट्स रिसीव किए हैं उसे उस बेनिफिट्स को कंपनसेट करने के लिए कह सकता है। तो मतलब सेक्शन 41 कोर्ट्स को ये डिस्क्रिशन देता है कि वो इंटरवीन करे और कंपनसेशन दूसरी पार्टी को दिलवा दे। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ब्रह्मोदत्त और केदारनाथ को ये पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, इसके बाद भी उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया, इसलिए इन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए और इस केस में इन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। तो ये था इस केस का जजमेंट। बट आर यू सैटिस्फाइड विद द जजमेंट? नॉट रियली, राइट? नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है खान गुल वर्सेस लाखा सिंह का। इसमें क्या होता है, एक माइनर जानबूझकर अपनी एज छुपाता है और अपना प्लॉट सेल कर देता है 17,000 रुपए के लिए। अब वो पैसे तो ले लेता है पर प्लॉट नहीं देता है और ये कहता है कि क्योंकि मैं माइनर हूँ तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में भी सामने वाला ये कहता है कि या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो या तो जो प्लॉट है वो दे दो।
अब कोर्ट्स ने इस प्रेजेंट केस में मोहरी बीवी के केस को फॉलो नहीं किया। उन्होंने नई अप्रोच निकालते हुए ये कहा कि जो माइनर है उसे जो 17,000 रुपए उसने लिए हैं वो रिटर्न करने पड़ेंगे। और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये कहा कि एक ऐसा फ्रॉड जो माइनर ने ही किया है, कोर्ट ये नहीं अलाउ कर सकती कि उस फ्रॉड का फायदा भी माइनर को हो। कोर्ट्स को जस्टिस करते हुए, इक्विटी करते हुए सामने वाली पार्टी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। पर खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में जो जजमेंट आया, इस जजमेंट को भी बहुत सारे कोर्ट्स ने अप्लाई किया, पर बहुत सारे कोर्ट्स ने अप्लाई करने से मना कर दिया। फाइनली इन सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अमेंड किया गया और इसका सेक्शन 33 ये कहता है कि जब भी कोई वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट किया जाता है तो जिस भी पार्टीज ने जो भी बेनिफिट्स रिसीव किए हैं तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और पार्टीज को वो बेनिफिट्स को कंपेंसेट करने, रिस्टोर करने के लिए कह सकता है। नाउ दिस साउंड्स बेटर, राइट? हमारा 5वां केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया, जो कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीडिंग केस है। देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेंजर्स कैन नॉट सू इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोई तीसरी पार्टी आपको या मुझे सू नहीं कर सकती। इसे कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ओल्ड लेडी रहती है जिनके पास एक एस्टेट रहता है, एक लैंड रहता है। अब इस लैंड का कुछ अमाउंट वो देती है अपनी सिस्टर को। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो ये लेडी होती है ये अपने लैंड को एज अ गिफ्ट दे देती है, अपने एस्टेट को एज अ गिफ्ट दे देती है अपनी ही डॉटर को, ऑन द कंडीशन कि इस गिफ्ट को लेने के बाद, इस एस्टेट को लेने के बाद तुम 653 रुपीज एज एन्युटी पे करोगी मेरी सिस्टर को। अब जो डॉटर होती है वो गिफ्ट रिसीव कर लेती है, साथ ही साथ इस चीज़ पे अग्री करती है कि हाँ मैं जो सिस्टर है उसे 653 की एन्युटी दूंगी। इसके लिए वो एक इकरारनामा, एक अग्रीमेंट पे भी साइन करती है कि हाँ मैं तुम्हें एन्युटी इतने अमाउंट की दूंगी। अब वो लैंड तो रिसीव कर लेती है पर एन्युटी देने से मना कर देती है। अब इस अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए सिस्टर ने एक केस फाइल किया होता है, चिन्नैया वर्सेस रमैया, जिसमें चिन्नैया ये सिस्टर है और रमैया जो डिफेंडेंट है वो है डॉटर। इस केस को डिफेंड करते वक्त डॉटर ये कहती है कि मुझे जो एस्टेट मिला है वो तो एज अ गिफ्ट मिला है और जो भी मिला है वो मुझे अपनी मदर से मिला है, तो मैं इनकी जो सिस्टर है इन्हें कोई भी अमाउंट क्यों पे करूं? जब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इस लैंड को लेकर तो मैं उसे कोई कंसिडरेशन या कोई अमाउंट क्यों पे करूं? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो एस्टेट गिफ्ट के तौर पे मिला है, जो गिफ्ट डीड है और एन्युटी पे करने का जो अग्रीमेंट है, ये दोनों साइमल्टेनियस अग्रीमेंट है और इन दोनों को ही हम एक ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ गिफ्ट रिसीव कर लिया और एन्युटी पे नहीं की। ये दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट के दो साइमल्टेनियस पार्ट है, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके काम का भी हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की और केसेस के बारे में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।